उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास में मस्जिद का अवैध रूप से बनाया जा रहा गेट तोड़ा गया है और HRDA के निर्देश पर मस्जिद के गेट को तोड़ा गया। दरअसल ज्वालापुर इंटर कॉलेज के पास में बनी हुई अंजुमन मस्जिद के गेट पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में मामले की सुनवाई हुई और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने खुद मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। मस्जिद कमेटी को गेट हटाने के निर्देश भी दिए गए। HRDA के निर्देश के बाद में मस्जिद कमेटी ने खुद ही गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि गेट पिछले कई सालों से बना है और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हरिद्वार के लक्सर में अवैध मस्जिद को हटाया गया। वो तो हम जैसे अधिकारियों ने हमें ये आदेश दिए हैं उसकी वजह से हटा रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि शहर के अंदर फिसाद ना हो, अमन अमान रहे शहर के अंदर, हम तो ये चाहते हैं। हाँ, 6-7 आधा गेट जो है 6-7 साल पुराना बना हुआ था और बाकी जो है थोड़ा सा गेट ऊपर बना था। कई साल से खड़ा है, ये तो 7-8 साल से खड़ा है। तो क्या ये बारे में ये तो अधिकारी से बता सकते हैं। अधिकारियों ने कोई ऐसी बात बताई नहीं हम लोगों को। दबी डाली गई कमेटी को, पर वो उठा के कमेटी ने अपना तोड़वा दिया। वो चाहते हैं शहर के अंदर अमन अमान चाहते हैं। तो आप इसको हटवा रहे हैं निर्देश? जी हटवा रहे, क्या किया जाए। हम शहर के अंदर ये चाहते हैं अमन अमान रहे, शांति रहे शहर के अंदर। रुड़की के पाड़ली गुज्जर गांव में एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे का CCTV भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार देती है। वहीं हादसे के बाद में गुस्से में आए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी किसी ने मामले को लेकर शिकायत नहीं की है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हमको मिली थी कि पाड़ली गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया, स्कॉर्पियो से किसी को चोट लगी है, तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। ये सुनने में कि दोनों पक्ष में मारपीट हुई है, उसके बाद नहीं मारपीट तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पर गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। ऋषिकेश में बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी राफ्टिंग जोन में गंगा में हादसा हो गया और दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 2 पर्यटक गंगा की तेज धारा में बह गए। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम दोनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि डूबे दोनों पर्यटक आकाश और संदीप अपने 5 दोस्तों के साथ में दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे और दोनों पर्यटकों के डूबने की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड आज पूरे दिन बंद रही और स्वाला के पास में भारी लैंडस्लाइड होने के कारण बॉर्डर का अहम हाईवे दिन भर बंद रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री फंसे रहे। हाईवे को खोलने में NH की टीम भी लगी हुई है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद में कुछ समय के लिए सिर्फ छोटे वाहनों के लिए रोड खोला गया और DM चंपावत ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद में उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच में बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी और यही नहीं, सोमवार को शाम 4 बजे तक सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। सोमवार की स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा और बीते हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद में स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड हुआ, जिस कारण चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की आवाजाही बाधित हो गई। 3 दिन तक हैवी ट्रैफिक का यहाँ से जो है आवागमन संभव नहीं हो पाएगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध है, अपील भी करना चाहूँगा कि जो हैवी ट्रैफिक है वो हम लोग टनकपुर और चंपावत के बीच में 3 दिन तक हम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखेंगे और लाइट ट्रैफिक वालों से भी अनुरोध है कि हम पूरा सहयोग करें NH वालों के लिए और जब NH हमें क्लियरेंस दे लाइट ट्रैफिक के लायक तभी वो मूवमेंट करेंगे। कल 4 बजे तक शाम को ये मूवमेंट बाधित रहेगा। और अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर क्वारा पुल के पास में पहाड़ी से मलबा आने से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और यात्री परेशान रहे और लगातार क्वारा पुल के पास में पहाड़ से मलबा गिर रहा है। हालांकि हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट काम जारी है। ऐसे में फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड पहुंचे और वैकल्पिक मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF, DDRF के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से रास्ता पार कराया। यहीं जंगल चट्टी में भी क्षतिग्रस्त रास्ते
का ट्रीटमेंट कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द मार्ग को आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनप्रयाग और साथ ही गौरीकुंड से किसी भी पैदल यात्री को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया। केदार घाटी में आई आपदा के बाद में यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इस आपदा में गुमशुदा हुए लोगों के परिजन आज भी अपनों की राह देख रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंधे पर झोला, हाथ में गुमशुदा का पोस्टर लिए ये हैं अमरचंद, जो अपने बड़े बेटे की तलाश कर रहे हैं। राजस्थान के ब्यावर जिले के रहने वाले अमरचंद अपने बड़े बेटे रुपिन समरिया को तलाश रहे हैं, जो अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। 31 जुलाई की रात केदार घाटी में आई आपदा के सरकारी आंकड़ों में 27 लोग मिसिंग हुए थे, जिनमें 7 लोगों के शव प्रशासन ने बरामद किए और आज भी 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक राजस्थान का रुपिन भी है। रुपिन IIT रुड़की का एक होनहार स्टूडेंट रहा है, जो 27 जुलाई को बीटेक के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेकर अपने दोस्तों के साथ बाबा के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम के लिए निकला था। 30 और 31 तारीख तक रेगुलर अच्छी तरह से ढंग से बातचीत हुई है, स्वस्थ थे दोनों बच्चे। लेकिन 31 जुलाई 8:30 बजे के लगभग ये गनेंद्र के मोबाइल से फ़ोन किया, क्योंकि इसका मोबाइल पहले ही गुम चुका था और बात होने के बाद में वो आज तक बात दोबारा नहीं हुई। और 31 जुलाई 2024 से अभी तक बच्चा मिस है। अभी तक बच्चे की कोई जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है, ना नेगेटिव जानकारी मिली ना पॉजिटिव जानकारी मिली है। सरकार से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि मेरी बच्चे की जहां कहीं भी जैसे भी किसी स्थिति में हो, मुझे जानकारी अवेलेबल कराएं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए रुड़की से रुपिन के साथ उसका दोस्त गनेंद्र सिंह चौहान भी गया था, जो 31 जुलाई की रात को याद कर आज भी खौफ में आ जाता है। गनेंद्र का कहना है कि 31 जुलाई को रुपिन और वो दर्शनों के बाद गौरीकुंड पहुंचे थे, लेकिन अचानक मंदाकिनी नदी में आए सैलाब की चपेट में गनेंद्र आ गया और वो कुछ दूरी पर किनारे की लकड़ियों में फंस गया, जिसके बाद गनेंद्र तो सही सलामत वापस आ गया, लेकिन रुपिन का कोई पता नहीं चल रहा। अंदर एक पानी का बड़ा सा सैलाब आया, तेजी से पानी का बहाव आया और पानी का बहाव ऐसे मुझे मेरे पैरों से लेकर मतलब ऊपर तक और साथ में लेके चला गया। और जब रुपिन को मैंने आखिरी बार देखा उसमें उस सिचुएशन के दौरान, तो रुपिन का बैग ट्रैकिंग बैग था, बड़ा सा ट्रैकिंग बैग कहीं अटका हुआ था, शायद हो सकता है पत्थर के अंदर या किसी के अंदर अटका हुआ, उसने ट्रैकिंग बैग पकड़ रखा है। तो वो ट्रैकिंग बैग को पकड़ने से वो पानी का फ्लो उसको बचा रहा है जाने से, बहाने से, और पानी मुझे साथ में लेके चला गया। बहते बहते मैं 150-200 मीटर बहा हूँ। उसके बाद में कहीं जाके लकड़ियों का जो गुच्छा था वहाँ पे जाके अटक गया। रुपिन के पिता को आज भी उम्मीद है कि उनका बेटा जिंदा है, जिसकी तलाश में वो दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं वो प्रशासन से उनके बेटे को ढूंढने की अपील भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से भी मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से भी मुलाकात की और इसके बाद में मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। हरिद्वार के कनखल में संतों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही संतों ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की भी मांग की है। अखिलेश यादव की संतों पर की गई टिप्पणी से साधु संत नाराज हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर नाबालिग बच्चे के बैग से 7 लाख कैश और साथ ही सोने के जेवर मिलने का मामला सामने आया।
और परिजनों की डांट से नाराज होकर बच्चा घर में रखे पैसे और जेवर लेकर जा रहा था। लक्सर के सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बच्चे से 7 लाख और सोने के जेवर बरामद किए। पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों को सारा सामान और बच्चे को सौंप दिया गया और परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। रात्रि के समय चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बालक हम लोगों को सुल्तानपुर की तरफ आते हुए दिखा। जब उस बालक से पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो जो बालक है वो कनखल का रहने वाला है तथा वो अपने घर से नाराज़ होकर घर वालों के परिजनों से घर से भागा है। जब बच्चे की बैग की तलाशी ली गई तो बैग में करीब 7.25 लाख रुपए तथा कुछ जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आभूषण है वो प्राप्त हुए। हरिद्वार के लक्सर में कई मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित और नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है और इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितता मिलने पर उसे बंद कराया गया, जबकि 8 मेडिकल स्टोरों पर छोटी मोटी खामियां मिलने पर उन्हें सुधार करने की चेतावनी दी गई। जो दवाइयां हम लोग जो कंपनी नकली दवाइयां जो पकड़ी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मेडिकल स्टोरों पे आके अपनी दवाइयां बेचते हैं। तो ऐसे में लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मेरे द्वारा अभी दे रही हूँ कि किसी भी ऐसे इंसान से दवाई नहीं लेंगे जो मेडिकल स्टोर नहीं है उसका, तो जिससे भी दवाई खरीदें एक ऑथेंटिक डीलर से खरीदें। रुड़की के देहात क्षेत्रों में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जिसमें 310 मकान मालिकों का सत्यापन किया गया। वहीं 121 पर किराएदारों का सत्यापन न करने पर जुर्माना भी लगाया गया, जिनसे 12,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला भी गया। वहीं 10 लोगों का पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया, जबकि 2 बाइक भी सीज की गई है। पिछले दिनों जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ने के बाद में पुलिस अब हरकत में आई है और लगातार सत्यापन अभियान चला रहा है। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के ओसला गांव के ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर पैदल डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए घायल को हार्ट सेंटर देहरादून रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं भालू के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों से लोग परेशान हैं और उनकी ये परेशानी अब ठंड के सीजन में और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ठंड के सीजन में जंगली जानवर और खास करके गुलदार के हमलों में तेजी आ जाती है। वन विभाग लोगों से अपील कर रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी जिले के द्वारी खाल में 21 सितंबर को गुलदार 6 साल के कार्तिक को उठा ले गया। परिजनों के शोरगुल करने पर कार्तिक को गंभीर हालत में बचा लिया गया। तो इधर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में गुलदार के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गुलदार के हमले उत्तराखंड में आम हैं, लेकिन अब मानसून के बाद शीतकाल में ये हमले और तेज हो जाते हैं। पिछले कई सालों का ट्रेंड भी इसे साबित करता है। जानकार कहते हैं, ठंड में दिन का वक्त कम हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं। कोहरा ज्यादा होने से इंसान और जानवर का कई बार आमने सामने टकराव हो जाता है। ठंड का समय गुलदार समेत कई जानवरों का मेटिंग सीजन होता है। मेटिंग सीजन में जानवर अक्सर जोड़ों में नजर आ जाते हैं। दूसरा, इस दौरान उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, जानवर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इस वर्ष जनवरी फरवरी में एक बढ़ोतरी देखी गई थी, तो इस तरह के मौसम की जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर भी हम अपनी तैयारी समय रहते करते हैं, जिससे ऐसी किसी घटना को रोका जा सके। ठंड का सीजन अब दस्तक देने लगा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सभी डिवीजनों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से भी विशेष अपील की जा रही है। अपने आसपास सामान्य सावधानियां बरतेंगे, घरों के आसपास सफाई रखेंगे, रोशनी रखेंगे, चाहे वो सोलर लाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो, स्वच्छता रखेंगे, कूड़े का निस्तारण इस प्रकार से करेंगे ताकि जंगली जानवर वहां पर आकर्षित ना हो, और जंगल में अनावश्यक नहीं जाएंगे। गुलदार ही नहीं, सर्दियों में भालू भी बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि हाइबरनेशन में जाने से पहले
भालू भोजन की तलाश में भटकता है। पिछले 3 सालों में गुलदार के हमलों में 63 लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर घटनाएं ठंड के सीजन में हुई हैं। इस साल भी अभी तक गुलदार 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झिरना को जाने वाले पर्यटक रविवार सुबह तब रोमांचित हो उठे जब एक तस्कर हाथी बीच रोड में आ खड़ा हुआ। ये नजारा कॉर्बेट के ढेला और झिरना गेट के पास का है, जहां पर गजराज ने सुबह ही रोड पर दस्तक दे दी। इस दौरान कुछ देर के लिए पर्यटक सांस रोके ये नजारा देखते रहे। और ऋषिकेश के IDPL क्षेत्र में एक घर में कोबरा सांप के आने से लोग दहशत में आ गए हैं और बताया जा रहा है कि कोबरा बिल के अंदर था। वहीं घर के अंदर कोबरा दिखने के बाद भी इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने कोबरे का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ा। बरसाती सीजन और उमस भरी गर्मी से सांप दिखाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा में उडोला गांव के गोविंदपुर इंटर कॉलेज के पास में कई बांज के पेड़ काटने का मामला सामने आया है, लेकिन पेड़ों को किसने काटा इसका पता नहीं चल पा रहा है और ग्राम प्रधान से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक जानकारी नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं वन विभाग जांच के बाद में कार्रवाई की बात कह रहा है। नहीं, ये तो हमें पता नहीं पेड़ किसने काटे क्या काटे, लेकिन इतना है कि हमने स्कूल को जमीन अपनी पूरी दान दे दी थी। अब वो बेनाम लैंड है, ग्राम सभा के अंदर आती है, उसका भी हमारा कोई रोल नहीं है। एक बार घनश्याम पांडे जी का मेरे पास अपने PRD को भेज के फ़ोन आया था, तो मतलब मैसेज आया था कि क्या कहते हैं हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करना है, पेड़ काट लेंगे हम। ग्राम पंचायत उडला में आता है और इसमें जो पेड़ कटे हैं तुम्हारे, इसके कोई मेरे संज्ञान में है नहीं। ये कहाँ से कटे, कब कटे, शायद कटा हुआ इनको 1-1.5 महीना हो चुका है। तो सबसे पहले हमें एक संयुक्त निरीक्षण कराना पड़ेगा रेवेन्यू के साथ कि किसकी ज़मीन है, किसका ओनरशिप है, और फिर हमें तहकीकात करनी पड़ेगी, इसकी जांच करनी पड़ेगी कि किन लोगों के द्वारा किस पर्पज़ से पेड़ काटे गए हैं। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा के गोविंदपुर क्षेत्र में, गोविंदपुर इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हो कि बिल्डिंग से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां 1 दर्जन बांज के पेड़ काट दिए गए और बांज के पेड़ को काटे हुए 1 महीने के आसपास का समय बीता हुआ लग रहा है। लेकिन न स्कूल को पता है कि ये पेड़ किसने काटे, न यहाँ के ग्राम प्रधान को पता है कि ये पेड़ काट के कहाँ गए, किसने काटे, कौन ले गया, ये कुछ भी पता नहीं लग रहा। जबकि वन विभाग आप जाँच की बात कर रहा है, लेकिन ऐसे संरक्षित पेड़ों को, जहाँ पेड़ बचाओ जैसे अभियान चल रहे हैं, वहाँ पेड़ों को काटना कई सवाल खड़े करता है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। करीब 1.5 महीने बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। यही वो समय होगा जब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का भी बिगुल बज चुका होगा। ऐसे में 9 नवंबर से पहले सरकार 2 महत्वपूर्ण फैसलों को अमली जामा पहना सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की छाया में इस बार राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को कुछ खास रहने वाला है। 9 नवंबर से पहले राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कई मंचों पर इसकी घोषणा कर चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड जब अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका होगा। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लंबे वक्त से मांग उठती रही है। इन दिनों भू कानून के अध्ययन के लिए बनाई गई सुभाष कुमार कमेटी की सिफारिशों और इन सिफारिशों के परीक्षण के लिए गठित मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि सरकार 9 नवंबर से पहले भूमि सुधार कानून पर भी मुहर लगा सकती है। भू कानून की बात है, सुभाष कुमार समिति बनी थी, सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट सरकार में आ गई है। उस पर पूरी तरह से गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और सरकार का यही प्रयास है कि इस राज्य में का जो डेमोग्राफिकल जो चेंज हो रहा है उसको किस तरह रोका जाए, इसके लिए भू कानून को। खंड पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही है कि अक्टूबर तक हम उत्तराखंड वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और इसी के साथ में भू कानून के संबंध में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशें भी प्राप्त होने वाली हैं
और उत्तराखंड की जनता भी इस बात की मांग कर रही है कि उत्तराखंड में एक कठोर कड़ा भू कानून यहाँ पर बनना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये दोनों फैसले उत्तराखंड के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे ही, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सरकार और बीजेपी के लिए भी सियासी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भूमि सुधार कानून को धामी सरकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी और हरियाणा से सांसद कुमारी शैलजा को लेकर हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक अचानक बीजेपी में सहानुभूति की लहर उमड़ आई है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का कहना है कि शैलजा एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस उनका अपमान कर मातृशक्ति का अपमान कर रही है। कांग्रेस को तो जो बवाल मचा है मैं उसके विषय में न बोल करके मात्र इतना बोलूंगी कि नारी शक्ति का जिस तरह से उपेक्षा और अपमान अपनी वरिष्ठ नेता शैलजा जी को लेकर के किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं उसे नारी शक्ति का अपमान मानती हूँ। टिहरी में आरटीओ ऑफिस को जिला मुख्यालय से बाहर ले जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही नई टिहरी शहर से ज्यादातर ऑफिस नरेंद्र नगर शिफ्ट कर दिए गए हैं और मेडिकल कॉलेज भी शहर से बाहर बनाने की कवायद चल रही है। अब आरटीओ ऑफिस को भी जिला मुख्यालय से बाहर ले जाया जा रहा है और लोगों ने कहा है कि आरटीओ ऑफिस के आसपास करीब 100 से ज्यादा लोगों का रोजगार चलता है और आरटीओ ऑफिस बाहर जाने से वो भी ठप हो जाएगा।